हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर। सब्जेक्ट संस्कृत, स्टैंडर्ड 7th। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण विमर्श के अंतर्गत लक लकार के सामान्य प्रत्ययों का अभ्यास कर लिया है। आज हम देखेंगे कि लंग लकार में हम वाक्य कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने धातु रूप देखे थे, जैसे कि अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। ठीक है, तो अब हमें वो धातु रूप वाक्यों में कैसे प्रयुक्त होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमेशा पुरुष वचन हमें देखना होता है और लिंग का हमें ध्यान रखना होता है। अब स्त्रीलिंगी होगा तो कैसे होगा और पुल्लिंगी होगा तो कैसे होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्रियाएं दी हुई हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे कि हमने सीखा है अपठत, अपठताम, अपठन। एक वचन, द्विवचन में, बहुवचन में जो क्रियाएं हैं वो यहाँ दी गई हैं, जैसे कि अपठत, अपठताम, अपठन। अब हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या दिया गया है, देखिए, बालक अपठत, बालक अपठत। बालक यानी पुल्लिंगी है। ठीक है, अब अपठत यानी हम कौन सी क्रिया है, यहाँ अ है और अत प्रत्यय है, इसलिए लंग लकार है, ये तो हमें मालूम ही है। लंग लकार यानी भूतकाल, यानी घटी हुई घटना। अब अपठत, इसका अर्थ क्या होगा, पठ धातु का यानी पढ़ना। ओके, अर्थ क्या होता है पठ का, पढ़ना। तो अब बालक अपठत, अब भूतकाल है तो कैसे होगा, इसका मीनिंग कैसे होगा, बालक, बालक पढ़ा। ठीक है, बालकौ अपठता, बालकौ अपठता। तो क्या होगा, बालक ने पढ़ा, दो बालकों ने पढ़ा। बालक ने पढ़ा, दो बालकों ने पढ़ा। बालकाः अपठन्, यानी सब बालकों ने पढ़ा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, वचन बदलेगा, मीनिंग एक ही है। देखिए, बालक ने पढ़ा, दो बालकों ने पढ़ा, सब बालकों ने पढ़ा। यानी यहाँ बालक ने पढ़ा यानी एक वचन, एक है, इसलिए हमने क्या कहा, बालक ने पढ़ा। बालकौ अपठताम, यानी दो बालकों ने पढ़ा। बालकाः अपठन्, यानी सब बालकों ने पढ़ा। अब यहाँ बालकौ यानी द्विवचन है, जैसे कि बालकः, बालकौ, बालकाः। हमने आकारांत पुल्लिंगी शब्दों का अभ्यास किया है, तो पहले ही उसमें है कि बालकः क्या है, एक वचन, बालकौ द्विवचन और बालकाः बहुवचन। तो अब इन वचनों के अनुसार इन क्रिया का प्रयोग होता है, यानी अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की हमें लेनी होती है। अब कर्ता एक वचन का है, जैसे कि मैंने कहा अकारांत पुल्लिंगी बालक शब्द है, बालकः प्रथमा एक वचन का कर्ता है। ठीक है, इसलिए हमने एक वचन की यहाँ क्रिया ली है, जैसे कि एक वचन है अपठत। देखिए, एक वचन में क्या है, अपठत, और बालकः क्या है, वो भी करता है, लेकिन कैसा है, एक वचन का करता है, इसलिए हमने एक वचन की यहाँ क्रिया ली है। ठीक है, नेक्स्ट बालकौ। अब बालकौ क्या है, द्विवचन है, बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन, बालकाः बहुवचन। तो द्विवचन है बालकौ, इसलिए हमने क्रिया भी द्विवचन की लिए। देखिए, अपठताम, बालकौ अपठताम। नेक्स्ट बालकाः, अब इसका मीनिंग क्या होता है, सब बालक पढ़ते हैं, सब बालकों ने पढ़ा, सब बालकों ने पढ़ा। बालक है यानी बहुवचन है। तो अब इसी तरह से बहुवचन का करता है, इसलिए हमें क्रिया भी बहुवचन की लेनी है। ठीक है, अब हमेशा जिस वचन में कर्ता होता है उसी वचन का हमें क्रिया का प्रयोग करना होता है। एक वचन का कर्ता, इसलिए हमने एक वचन की क्रिया ली है। ठीक है, इसलिए आपको सामान्य प्रत्यय याद होने आवश्यक है। अगर कर्ता जिस रूप में हो उसी रूप में हमें क्रिया का प्रयोग करना होता है। तो हमने भी पढ़ा बालकः अपठत, बालकौ अपठताम, बालकाः अपठन्। अब ये हो गया जैसे
पुल्लिंगी कर्ता यहाँ हमने प्रयुक्त किया है। अब उसके लिए हम सर्वनाम क्या प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि हम हिंदी में कहेंगे बालक ने पढ़ा। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, बालक ने पढ़ा। अब बालक के लिए हमें दूसरा, अगर बालक नहीं कहना है तो हम उसके लिए क्या प्रयुक्त करेंगे। अब बालक ने पढ़ा, अब बालक हमें प्रयुक्त नहीं करना है तो क्या कहेंगे, बालक के लिए हम क्या कहेंगे, सह। सह यानी सह का अर्थ होता है वह। ठीक है, सह पुल्लिंगी है और सा स्त्रीलिंगी है। सह और सा का मीनिंग एक ही है, वह, लेकिन सह पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है और सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि वह सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से जैसे एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है, लेकिन उसका लिंग बदल जाता है। ठीक है, तो सह अपठत, अब इसका अर्थ क्या होगा, उसने पढ़ा। सह अपठत, उसने पढ़ा। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। उन सब ने पढ़ा। अब सह यानी वह, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वहाँ है, इसलिए प्रयुक्त किया जाता है हमेशा सह। अगर वो यहाँ है, हमारे पास है, तो उसके लिए प्रयुक्त करेंगे हम एषः। जैसे कि हम कहते हैं सह कह, यानी वह कौन है, ऐसा हम प्रश्न अगर पूछते हैं, सह कह वह कौन है, सह बालकः, सह अजयः। यानी हम अगर दूर व्यक्ति हो, खड़ा हो दूर व्यक्ति, और हमें पूछना है सह कह, सह बालकः, सह अजयः, ऐसे कहेंगे। अगर वो हमारे पास है, एषः कह, एषः बालकः, एषः अजयः, यानी यह अजय है। तो इस अर्थ में सह और एषः का प्रयोग होता है। एषः यानी यह। अब एषः अपठत यानी यह पढ़ा। एतौ अपठता, इन दोनों ने पढ़ा। एते अपठन, इन सब ने पढ़ा। ठीक है, अब हमने ये देखिए पुल्लिंग रूप, जैसे कि मैंने कहा था सह, एषः, बालकः, ये पुल्लिंगी रूप है। ये अकारांत पुल्लिंगी है। सह यानी तत्सर्वनाम है पुल्लिंगी, और एषः यानी ये तत्सर्वनाम है पुल्लिंगी। यानी हम जब नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने हिंदी, मराठी, इंग्लिश में भी सब पढ़ा है, तो उसी तरह से संस्कृत में भी नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कभी कभी। तो सर्वनाम के लिए हम सह, एषः, एक वचन हो तो सह, एक वचन हो तो सह एषः, द्विवचन हो तो तौ एतौ, बहुवचन हो तो ते एते। लेकिन किस लिए, जब पुल्लिंग हो तो, अगर कर्ता पुल्लिंग हो तो ही ये रूप आएंगे। अब स्त्रीलिंग का हमें देखना है, स्त्रीलिंग रूप देखेंगे अभी, जैसे कि बालिका अपठत, बालिके अपठताम, बालिकाः अपठत। अब हमने आकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों का भी अभ्यास किया है, जैसे कि माला, शाला। तो बालिका, बालिका यानी बालिका, हम जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो लास्ट में आ का उच्चारण होता है, आ ध्वनि का उच्चारण होता है, इसलिए वो आकारांत स्त्रीलिंगी रूप होता है। तो बालिका अपठन, बालिका यानी स्त्रीलिंगी है। अब बालिका, बालिके, बालिकाः, आपको रूप तो मालूम ही होंगे, जैसे कि बालिका, बालिके, बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन और बालिकाः बहुवचन। बालिका, बालिके, बालिकाः। अब बालिका नाम है, ठीक है, तो हम नाम की जगह क्या हमेशा के यूज़ करते हैं, सर्वनाम। तो बालिका के लिए क्या सर्वनाम है, सा अपठत, सा अपठत। अब बालिका अपठत यानी बालिका ने पढ़ा, दो बालिकाओं ने पढ़ा, सब बालिकाओं ने पढ़ा। ठीक है, सा अपठत, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। ठीक है, एषा अपठत,
इसने पढ़ा, इन दोनों ने पढ़ा, इन सब ने पढ़ा। देखा हमने क्या देखा था कि सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ लिंग बदला है, लेकिन मीनिंग चेंज हुआ है क्या? नहीं, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में लिंग बदल जाता है सर्वनाम में, लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। ठीक है। अब मध्यम पुरुष में देखेंगे। अब मध्यम पुरुष के सामान्य प्रत्यय है लंग लकार के, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो जैसे कि अपठ, अपठतम, अपठत, ये हो गए सामान्य प्रत्यय। अब हमें मध्यम पुरुष लिंग के अनुसार वाक्य रचना करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे दिया गया है अपठ, अपठतम, अपठत। अब त्वम अपठ, त्वम अपठ, तो इसका अर्थ क्या होगा? तूने पढ़ा, तूने पढ़ा। युवा अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। तो मध्यम पुरुष के हमें हमेशा सामान्य प्रत्यय याद रखने हैं। तो मध्यम पुरुष में हमेशा एक वचन में क्या होता है? त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। ये आपको ध्यान में ही रखना है, लर्न ही करना है, ऐसा समझ लो, लर्न ही करना है आपको। त्वम अपठ यानी तूने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन, अपठतम, अपठाव, अपठाम, जैसे कि हमने सामान्य प्रत्यय का अभ्यास किया था लास्ट वीडियो में, उसी तरह से पहले धातु पूर्व जुड़ जाता है और प्रत्यय सामान्य प्रत्यय धातु के बाद में, जैसे कि अम, आव, आम, ये लंग लकार के सामान्य प्रत्यय हैं। तो अब जैसे कि उत्तम पुरुष एक वचन हो गया अपठम, द्विवचन अपठाव, और उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया अपठाम। अब उत्तम पुरुष का करता है, इसलिए अहम अपठम, अहम अपठम, मैंने पढ़ा। अहम यानी मैंने, मैं के यानी खुद के लिए प्रयुक्त होता है अहम। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। ठीक है। तो आज हमने देखा कि लंग लकार के अंतर्गत धातु रूप चलाकर हमने सामान्य वाक्य कैसे बनाते हैं, ये आज हमने सीखा है। तो आपको इसका घर पर अच्छी तरह से अभ्यास करना है, रीडिंग करना है, और जो मैंने मीनिंग भी आपको बताया है वो भी आपको नोट डाउन करना है। और ये सामान्य प्रत्यय सहित आपको नोटबुक में लंग लकार के प्रत्यय लिखने हैं। ठीक है। तो लंग लकार यानी भूतकाल, हमने जिसका आज अभ्यास किया है, लंग लकार के सामान्य प्रत्ययों सहित आपको नोटबुक में लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।